हेलो एंड वार्म वेलकम टू यू ऑल। आई एम असद महसूद और आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने अपने यूट्यूब चैनल के फर्स्ट लेक्चर के साथ। नाज़रीन, जब हम कभी बहस करते हैं अपने मुल्क के मौजूदा हालात का, चाहे वो सियासी हो, माशी हो, माशरती हो या तालीमी हो, तो हम तारीख़ में जाके कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत अंग्रेज़ साम्राज्य को मौजूदा हालात का ज़िम्मेदार ठहराते हैं। तो आज हम बहस करते हैं कि ये अंग्रेज साम्राज्यियत, जिसे हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं, इंपीरियलिज्म कहते हैं, ये थी क्या, इसकी नोयत क्या थी और ये यहाँ पे सेटल्ड कैसे हुए और तकरीबन 100 साल हम पे हुकूमत कैसे की। आज का टॉपिक यानी कॉलोनियलिज्म न सिर्फ सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट मेरे ख्याल में तमाम जो तलबा है वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो बग़ैर किसी वक्त ज़ाया किए आइए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो कॉलोनियलिज्म है क्या चीज़? सबसे पहला सवाल यह है कि कॉलोनियलिज्म किसे कहते हैं। कॉलोनियलिज्म जो है ये रोमन वर्ड कॉलोनिया से डिराइव्ड है, जिसका मतलब है फार्म या सेटलमेंट। यानी उस टाइम में रोमन्स जो थे वो किसी फॉरेन लैंड्स पर जाकर कब्जा करते थे और इसको कॉलोनाइज करते थे, लेकिन वो अपनी सिटीजनशिप जो उनकी थी, रोमन सिटीजनशिप थी, उसको छोड़ते नहीं थे। वो दूसरे इलाके पर कब्जा जरूर करते थे, लेकिन किसी न किसी सूरत उनकी जो पेरेंट कंट्री के साथ उनका ताल्लुक या रिश्ता था वो जुड़ा रहता था। So, by definition, a settlement in a new country, a body of people who settle in a new locality, forming a community subject to or connected with their parent state। यानी इसकी डिफिनीशन हम यूं कर सकते हैं कि किसी दूसरे मुल्क में जाके वहां पे सेटल होके, आबाद होके एक नई कम्युनिटी बनाना, लेकिन वो कम्युनिटी अपने पेरेंट स्टेट के साथ, पेरेंट स्टेट का मतलब कि जिस स्टेट से वो गए हैं उनके साथ उनका जो ताल्लुक है वो जुड़ा रहे, इसको हम कॉलोनियलिज्म कह सकते हैं। जैसे हमने ऊपर कहा कि पेरेंट स्टेट जो है उसको हम कोर या सेंटर या मेट्रोपॉलिटन कहते हैं, जबकि जो कॉलोनी है, जो फॉरेन सेटलमेंट है, उसको हम पेरिफेरी या सैटेलाइट कहते हैं। जिस तरह नीचे डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो ब्लैक है इसको हम कोर कह सकते हैं, और जो बिल्कुल आउटसाइड जो एरिया है, बॉर्डर्स है, उसको हम पेरिफेरी कहते हैं। और यहाँ पे ये मेंशन करना जरूरी है कि जो कोर है या पेरेंट स्टेट है उसके साथ कॉलोनाइजर्स का रिश्ता इंटैक्ट रहना ये जरूरी है। यानी सवाल ये उठता है कि क्या मुगल कॉलोनाइजर्स थे? हम कहते हैं कि मुगल कॉलोनाइजर्स नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि मुगल जब यहाँ आए तो वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में न सिर्फ आबाद हो गए, बल्कि उनका जो अपने पेरेंट स्टेट जो सेंट्रल एशिया से आए थे उनके साथ उसका रिश्ता जो था वो खत्म हो गया था। दूसरी तरफ अगर हम ब्रिटिश को देखें तो ब्रिटिश बहुत चंद ही तादाद में आए थे, लेकिन उनका पेरेंट स्टेट जो था, जो ग्रेट ब्रिटेन था, उनके साथ उसका रिश्ता जो था वो इंटैक्ट था। तो इस सेंस में पेरेंट स्टेट के साथ कॉलोनाइजर का रिश्ता जुड़ा रहना ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो कॉलोनाइजर कंसिडर नहीं होंगे। फिर सवाल आता है कि इंपीरियलिज्म क्या है। कॉलोनियलिज्म के साथ हम इंपीरियलिज्म वर्ड को भी यूज कर सकते हैं, और ये दोनों वर्ड जो है ये ऑफन जो है हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो इंपीरियलिज्म क्या है? इंपीरियलिज्म के जो हिस्टोरिकल रूट्स है वो रोमन टाइम में हम ट्रेस कर सकते हैं, और ये जो है ये वर्ड लैटिन वर्ड इंपीरियम से डिराइव किया गया है, और उस टाइम में उसको कहते थे सॉवरेनिटी और मेडिटेरेनियम, and it defined the sovereignty invested in the people and bestowed by the people on its magistrate abroad। जो रोमन ने जिन इलाकों पे कब्जा किया था वहां पे उनके जो मजिस्ट्रेट्स हुआ करते थे उस पे जो सॉवरेनिटी लोगों की तरफ से दी गई थी कि आप रूल करें, उसको जो है इंपीरियम या इंपीरियलिज्म कहते थे। और जनरली जो टर्म इंपीरियलिज्म है वो उसके अकॉर्डिंग ये कॉन्शियस और ओपनली एडवोकेटेड पॉलिसी है। किस चीज के लिए?
कि बाहर दूसरे मुल्कों में जाके अपने लिए कॉलोनीज बनाना, और कॉलोनीज का पर्पस क्या होगा? ऑब्वियसली वो इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए हैं, जो यूरोपियन स्टेट्स ने 1880 के बाद शुरू की थी। Thus, imperialism in the most recent sense signifies the acquisition of an empire of overseas colonies and is associated with the Europeanization of the globe, which came in three major waves. Imperialism को फिर हम जो यूरोपियन imperialism है उसको हम फिर 3 waves में ट्रेस कर सकते हैं। पहला एज क्या है? द एज ऑफ डिस्कवरी, वो 15th और 16th सेंचुरी में शुरू हुआ, कि जब जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन हुई और चार्टर्स जो थे वो क्वीन की तरफ से इशू किए गए कि आप लोग एक्सप्लोरेशन करें, और इस दौरान जो हम देखते हैं कि अमेरिका की डिस्कवरी हुई और बाकी जो सी रूट्स थे वो डिस्कवर किए गए। फिर आता है एज ऑफ मर्केंटलिज्म, और ये 17th और 18th सेंचुरी के दरमियान हुआ। थर्ड वेव जो है वो है द एज ऑफ इंपीरियलिज्म, जो कि 19th और 20th सेंचुरी में इसका आगाज होता है। तो इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म के दरमियान डिफरेंस क्या है, वो हम एडवर्ड सईद से बारो करते हैं कि एडवर्ड सईद अपनी बुक ओरिएंटलिज्म में इसको यूं देखता है कि जो इंपीरियलिज्म है वो सारे प्रैक्टिसेस, थ्योरी और एटीट्यूड्स जो है एक मेट्रोपॉलिटन, जो डोमिनेटिंग मेट्रोपॉलिटन है या जिसको हम सेंटर कहते हैं, उसके वो जो अपने एक डिस्टेंट टेरिटरी को अब या कॉलोनी को रूल करता है उसको हम इंपीरियलिज्म कहते हैं। जबकि कॉलोनियलिज्म जो है वो हमेशा इंपीरियलिज्म का जो कंसीक्वेंस होता है वो कॉलोनियलिज्म होता है, और क्या करता है? इट इंप्लाइज द इम्प्लांटिंग ऑफ सेटलमेंट ऑफ अ डिस्टेंट टेरिटरी। तो जनरली एडवर्ड सईद जो है वो इंपीरियलिज्म को एक आइडियोलॉजिकल फोर्स के तौर पे देखता है, थ्योरी के तौर पे देखता है, जबकि कॉलोनियलिज्म वो प्रैक्टिस है। ये मेन डिफरेंट एडवर्ड सईद इसको ऐसे वाजे करता है। तो फिर एक सवाल दूसरा आता है कि यूरोपियन कॉलोनियलिज्म जो है, आया वो एक नया फिनोमिना था? तो इसका जवाब हमें यूं मिलता है कि नहीं, ये एक नया फिनोमिना नहीं था, बल्कि इसके हिस्टोरिकल रूट्स है। जिस तरह 2nd सेंचुरी में जो रोमन एम्पायर थी वो स्ट्रेच थी आजकल का जो इलाका है आर्मीनिया से लेके अटलांटिक तक। मंगोल जो थे वो चंगेज खान के अंडर उन्होंने मिडिल ईस्ट और चाइना को जो है 13th सेंचुरी में कांकर किया गया। इस तरह सदर्न इंडिया जो था वो विजयनगर एम्पायर के अंडर आ गया। इस तरह ऑटोमन्स जो थे उनने भी एशिया माइनर और आजकल का जो बाल्कान्स का एरिया है उसको जो है कब्जा किया था। सो इसके हिस्टोरिकल रूट्स तो हमें मिलते हैं। फिर एक बुनियादी सवाल है कि जो 16th सेंचुरी का यूरोपियन कॉलोनाइजेशन है वो जो उसके प्रीडिसेसर्स थे उससे कैसे डिफरेंट था? तो उस पर 2 पॉसिबल आंसर्स हमें मिलते हैं। एक ये कि इसकी एक्सटेंट जो थी ये उसके प्रेडिसेसर्स से मुख्तलिफ थी। जैसा कि हम देखते हैं कि 1800 में यूरोपियन कंट्रीज जो थे उन्होंने पूरे होल वर्ल्ड, द लैंड सरफेस ऑफ द होल वर्ल्ड का 35% इलाका जो था वो यूरोपियन के कंट्रोल में था। फिर 1978 में जाके और शिद्दत आ गई और 67% एरिया जो था वो यूरोपियन के कब्जे में चला गया। और फिर 1914 में जब वर्ल्ड वार 1 हो रहा था तब जाके 84% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड वाज ऑक्युपाइड बाय द यूरोपियंस। तो पहले इस लेवल पे जो कॉलोनाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलती जो 16th सेंचुरी यूरोपियन कॉलोनाइजेशन को दूसरे से जुदा करती है। तो पहला था एक्सटेंट और दूसरा जो है लेगेसी। कॉलोनियलिज्म ने तकरीबन लोगों के जो कॉलोनाइज्ड सोसाइटी थी इन्होंने तकरीबन हर एस्पेक्ट को इन्होंने इम्पैक्ट किया है। और कॉलोनियलिज्म का एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर था वो अप्रोप्रिएशन था। ये क्या था कि वेस्टर्न कल्चर्स को कॉलोनाइज्ड जो कंट्रीज थी, जो महकूम कौमें थी, उस पे जो वेस्टर्न कल्चर है उसको इम्पोज किया गया। और इसके लिए बहाना क्या ढूंढा गया कि जो महकूम कौमें हैं, जो कॉलोनाइज्ड है, उनका कल्चर जो है वो इंफीरियर है और हम जो है मोर सिविलाइज्ड है, सुपीरियर है। सो उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से अपने लैंग्वेज और एजुकेशन को जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थे उन पे इम्पोज किया गया। एक थर्ड आते हैं कि कॉलोनीज के टाइप्स कितने थे। कुछ लोग इसको 3 कहते हैं और कुछ लोग उसको 4 कहते हैं।
तो यहाँ पे तीन में मैंने इसको डिवाइड किया है। एक है सेटलर कॉलोनीज। सेटलर कॉलोनीज कौन से हुआ करते थे? सेटलर कॉलोनीज वो कॉलोनीज हुआ करते थे जहाँ पे कॉलोनाइजर्स जो थे वो जाके आबाद हुआ करते थे। जिस तरह फ्रेंच जो थे वो अफ्रीका में परमानेंट सेटल हो गए थे। दूसरा किस्म जो है वो एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनीज है। एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनीज वो हुआ करते थे कि जहाँ पे कॉलोनाइजर्स जाते थे, लेकिन वो बहुत ही चंद तादाद में जाते थे और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और अपना रूल कायम करते थे, लेकिन वो परमानेंट सेटलमेंट के लिए हरगिज नहीं जाते थे। उनका बुनियादी पर्पस क्या होता था? जिस तरह नाम जाहिर करता है कि एक्सप्लॉयटेशन था, कि जो रॉ मटेरियल्स थी उनको एक्सप्लॉइट करना। जिस तरह सब कंटिनेंट में अंग्रेज चंद ही तादाद में आ गए और पूरे बरसगीर को कब्जा कर लिया गया, लेकिन उनको भी पता था कि एक दिन यहाँ से जाना है। सो उनका बुनियादी पर्पस जो था वो यहाँ की जो रॉ मटेरियल्स है उनको एक्सप्लॉइट करना था। फिर एक थर्ड किस्म है वो मैरीटाइम कॉलोनीज। मैरीटाइम कॉलोनीज वो हुआ करती थी कि जो मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पर्पजेस के लिए वो कब्जा कर लेते थे। जिस तरह सिंगापुर और केप टाउन, यहाँ पे क्या करते थे कि ये अपनी चेक पोस्ट बनाया करते थे और उसको अपनी नेवी जो कि ब्रिटिश की नेवी नेवल सुप्रीमेसी थी उसका कोई दूसरा सानी नहीं हुआ करता था। वहां पे उनकी नेवल सुप्रीमेसी होती थी और वो उसके थ्रू जो पायरेसी हुआ करती थी या उनके जो कंपिटिटर्स थे उनके जहाज को वो जाने नहीं देते थे, तो उसको मैरीटाइम कॉलोनीज कहते थे। तो ये एक मुख्तसर सी डिस्कशन थी कि कॉलोनियलिज्म क्या है, इंपीरियलिज्म क्या है, इनके डिफिनीशंस क्या है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई और कोई क्वेश्चंस है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह कल एक दूसरे वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे और इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे कि आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस जो थी जो ब्रिटिश राज की वो क्या थी, या इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस जो थी कॉलोनियलिज्म की वो क्या थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।